गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का बही खाता का सब्जेक्ट का यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आप सभी उसको एक बार और पढ़ लें, अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे इसका थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि साझेदारी किसी कारण से टूट जाती है या किसी भी कारण से उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, इसलिए हम उसको फिर क्या करते हैं, पुनर्गठन करते हैं हम उसका, ठीक है। तो साझेदारी का पुनर्गठन का तात्पर्य आपको अर्थ आ रहा होगा इसके समझ में, यानी कि पुनः का मतलब होता है दोबारा से, गठन का मतलब उसको दोबारा से बनाना, उसको तैयार करना, ये होता है पुनर्गठन, ठीक है। अब ये पुनर्गठन किस कारण से होता है, तो थोड़ा सा हम पहले मीनिंग देखेंगे इसका एक बार और। देखिए, साझेदारों के मध्य आपसी संबंधों में परिवर्तन की दशाओं में, यानी कि साझेदारों के मध्य जो आपसी संबंध बनाया जाता है ना, आपसी संबंध का मतलब है जब साझेदारी स्टार्ट होती, शुरू होती, तो इनके बीच में एक समझौता हो जाता है, जिसे हम साझेदारी समझौते कहते हैं। और उसी समझौते में मान लो अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हम कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि उस दशा में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। यानी कि साझेदारों का जो पहले समझौता हुआ था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा और एक नया ठहराव या समझौता होगा। तो जो पुराना समझौता कैंसिल हो गया, नया समझौता होगा, ऐसी जब कंडीशन आ जाती है तो फिर साझेदारी फर्म का हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पुनर्गठन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की कौन कौन सी दशाएं हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं या कौन कौन से कारण हैं जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता। तो देखिए, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं हैं। सबसे पहला है विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। विद्यमान साझेदारी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ए और बी ने पहले साझेदारी स्टार्ट की थी और इन्होंने लाभ हानि बांटना तय किया था बराबर बराबर, ठीक है। अब मान लीजिए इनका ये लाभ हानि अनुपात जो पहले तय हुआ था कि हम इक्वल बांटेंगे, अब उसमें कोई चेंज होता है। अब अगर मान लीजिए कि ए ने कह दिया या बी ने बोल दिया कि हम पूंजी और लगाएंगे थोड़ी सी, तो लाभ हानि अनुपात में क्या करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे। अब हम बराबर बराबर नहीं बांटेंगे। या उन्होंने मान लो दूसरा अनुपात तय कर दिया कि तुम्हें 1/4 मिलेगा, मैं 1/3 दूंगा, समझ में आ रहा है। तो ये 1/2 का सिस्टम खत्म हो गया। यानी कि जब विद्यमान साझेदारों की लाभ हानि अनुपात में क्या हो जाए, परिवर्तन होने लगे या परिवर्तन हो जाए, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होती है जब किसी साझेदार का साझेदारी फर्म में प्रवेश करने पर। इसका मतलब होता है कि विद्यमान साझेदारी में, मतलब ए और बी की जो पहले से पार्टनरशिप थी, ए और बी की जो पार्टनरशिप थी, उसमें ए को नया साझेदार यानी कि सी को हमने शामिल कर दिया, ठीक है। यानी कि नया साझेदार आ गया। तो जब नया साझेदार प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा अगर नया साझेदार, तो उस दशा में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना, क्योंकि पहले 2 लोगों की साझेदारी थी, अब वो कितना की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से 3 साझेदारी फर्म हो गई हमारी दोबारा से। पहले 2 जनों की थी, अब पुनर्गठन होगी कितने की हो गई, 3 की। तो ऐसी कंडीशन में भी जब साझेदार प्रवेश करता है कोई नया, तो भी हमारा पुनर्गठन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है किसी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर। अवकाश ग्रहण तो आप समझते ही, अवकाश ग्रहण का मतलब है अपने काम से रिटायरमेंट ले लेना, यानी कि सेवानिवृत्ति ले लेना, ठीक है। सुना होगा समझिए रिटायरमेंट शब्द। तो जब कोई सा भी साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है, यानी कि ए और बी जो साझेदारी का व्यवसाय कर रहे थे, उसमें मान लो बी ने किसी कारण से अवकाश ग्रहण कर लिया या ए ने किसी कारण से अवकाश ग्रहण कर लिया, तो वो अकेला रह जाएगा। अकेला रह जाएगा तो क्या होगा, फिर वो किसी नए साझेदार को शामिल करेगा कि फिर से साझेदारी बनेगी, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन फिर से होगा। तो ये तीसरी कंडीशन होगी अवकाश ग्रहण करने पर। चौथी कंडीशन देखिए क्लियर लिखा है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, यानी कि किसी साझेदार की मान लो आकस्मिक मौत हो जाए, एक्सीडेंट में या किसी भी कंडीशन में,
तो ऐसी दशा में किसी भी साइदार की मृत्यु होने पर भी पुनर्गठन किया जाता है। और लास्ट अच्छे से समझ लीजिए, इसमें एक नया वर्ड लिखा हुआ है विलय। तो साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदारी फर्म में क्या होने पर, विलय होने पर। सबसे पहले मैं आपको विलय शब्द बताया था। विलय का मतलब होता है मर्ज हो जाना, समझ में आया? विलय शब्द का मतलब क्या होता है, जब साझेदारी फर्म हमारी किसी दूसरी फर्म में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो ऐसी दशा में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताया, हमारी एक सोशल मीडिया है, एक तो है फेसबुक। सोशल मीडिया सब लोग जानते होंगे, एक सोशल मीडिया हमारी फेसबुक है, और इसमें आप कौन क्या मर्ज हो गया, हमारी व्हाट्सएप इसी में मर्ज हो गई, आपको शायद पता होगा, ठीक है ये। तो अब आप देख रहे हैं कि पहले फेसबुक और व्हाट्सएप जो हमारी सोशल मीडिया है ये अलग अलग थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, यानी कि दोनों फर्में कैसे हुई है, एक हो गई है, समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में जब हमारी साझेदारी फर्म भी किसी दूसरी साझेदारी फर्म में क्या हो जाती है, मिल जाती है, विलय होना उनकी मिल जाना, यानी कि अलग अलग व्यवसाय कर रहे थे जो, अब वो मिलकर व्यापार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी फर्म में क्या हो जाना, विलय हो जाना, यानी कि मर्ज हो जाना। जैसे एक बार बताया था, जैसे हमारी फेसबुक और व्हाट्सएप अलग अलग हुआ करते थे पहले, अब दोनों कंपनियां एक हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का दूसरी साझेदारी फर्म में विलय होने पर। तो बच्चों हमने ये जान लिया कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है और ये किन किन दशाओं में किया जाता है। उम्मीद है सबको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। छात्रों अभी हमने ये जानना था कि साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं और पुनर्गठन किन किन दशाओं में किया जाता है। अब हम ये जान लेंगे कि जब आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको दो रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुपात, ठीक है, अनुपात यानी रेशियो बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको दो रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी, सबसे पहले त्याग अनुपात, ठीक है, और दूसरा प्राप्ति अनुपात। तो पहले हम बात कर लेते हैं त्याग अनुपात की। त्याग अनुपात हम क्यों निकालेंगे और त्याग अनुपात से क्या समझते हैं, दो बातें जानेंगे और इसका फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो त्याग अनुपात की बात करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसा कि नाम से स्पष्ट त्याग, त्याग मतलब जब क्या होता है, देखिए अच्छे समझ में सब लोग इसको। त्याग अनुपात में क्या होता है, पहले ऐसे ही समझ लो। त्याग अनुपात में ये होता है कि जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, जैसा कि हमारे पाठ का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, तो जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा, ठीक है, तो उनके लाभ हानि अनुपात में भी फिर परिवर्तन होगा। और जब साझेदारी का पुनर्गठन करते समय लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, तो हमारे जो पुराने साझेदार होते हैं, पुराने साझेदार चाहे वो एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, वो क्या करते हैं, अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने भाग का या अंश का समर्पण करते हैं, ठीक है। एक बार समझ लीजिए सब, जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन तभी होता है जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, ठीक है। तो जब भी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, तो एक या एक से ज़्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग का समर्पण करता है, तो उसी समर्पित भाग को, उसी समर्पण वाले भाग को क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं। तो इसमें आपको एक बात ये समझ में आई होगी कि ये तो हमारे पुराने साझेदार करते हैं त्याग, नया साझेदार नहीं करेगा त्याग। पुराना साझेदार क्या करता है, अपने जो भाग का हिस्सा है, अपने भाग का नए साझेदार के पक्ष में देता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो क्या करता है, हमारा पुराना साझेदार जितने भी होते हैं, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, वो अपने भाग का निश्चित हिस्सा किसी नए साझेदार के पक्ष में वो देता है। तो जितना भाग वो दूसरे साझेदार को त्याग कर रहा है या जितना भाग दूसरे साझेदार को वो दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं त्याग अनुपात, ठीक है। और ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन कि त्याग अनुपात किसे कहते हैं। अब इसके बारे में आप ये भी जानो कि त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है, क्योंकि एक नंबर का आपका वो भी परीक्षाओं में कई बार हो चुका है कि त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है, ठीक है।
तो त्याग अनुपात की गणना मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों की जाती है। त्याग अनुपात की गणना करते हैं हम नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का बंटवारा करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति, जो भी हमारा नया साझेदार आएगा तो उससे हम क्या करते हैं, पूंजी मंगाते हैं। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति, ठीक है। जब भी हमारा कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उससे हम क्या करते हैं, एक राशि मंगाते हैं जिसको बोलते हैं ख्याति। ख्याति यानी गुडविल। पिछले वीडियो में हमने जान लिया था गुडविल के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो नए साझेदार से हम भविष्य में हिस्सा प्राप्त करने के लिए उससे कहते हैं कि ख्याति की राशि लेकर आओ। तो क्या होगा, नया साझेदार जब ख्याति की राशि लाएगा तो इसे पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं। समझ में आ रहा है, पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं। अब बात ये आती है कि किस अनुपात में बांटते हैं, तो नए साझेदार द्वारा जो ख्याति लाई जाती है वो त्याग अनुपात में ही बांटी जाती है। ये हमारा 1 नंबर का जो है कि त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है, तो हम शॉर्ट में बता देंगे कि त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का बंटवारा करने के लिए की जाती है और जिसे पुराने साझेदार ले जाते हैं, ठीक है। अब ये हमें फॉर्मूला, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में पुराना अनुपात नया अनुपात दोनों दिए होंगे, तो इनकी सहायता से आपको क्या करना है, त्याग अनुपात का सूत्र लगा देना। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो जब हम पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो त्याग अनुपात प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो जो हमारा था त्याग अनुपात का वो जान लिया है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राप्ति अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है सबको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, पुनर्गठन से तात्पर्य, दशाएं और त्याग अनुपात, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना अपने पास, एक बार और रिवीजन कर देना, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो विद्यालय में आके आप संपर्क कर लेना, तो उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।